इसके ऊपर वाला मॉडल आया, दूसरा वाला तो वो और एडवांस था। क्या था उसमें, लेट्स सी। सो इट इज रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने एटम के बारे में जब बताया तो वो ऐसे ही बस सिर्फ बताया नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन करा। जैसे अल्फा पार्टिकल का, अब ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जो रुदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। सो इट इज रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर ये क्या है पूरा सेटअप, तो मैं आपको आराम से बताता हूं। सबसे पहले ये बात कि रुदरफोर्ड ने अपने मतलब मॉडल को, एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, गोल्ड फॉइल। सर गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया एटम के बारे में जानने के लिए? क्या गोल्ड का ही एटम स्टडी करना था? क्या ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं गोल्ड फॉइल की, तो गोल्ड फॉइल का ना सबसे खासियत यही है, थिन होता है। सर एल्यूमिनियम फॉइल भी तो थिन होता है, बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम फॉइल भी थिन होता है, जिसमें हम रोटी लपेटते हैं वो भी थिन होता है, लेकिन उससे भी काफी गुना ज्यादा जो थिकनेस है उसको कम किया जा सकता है। किसमें? गोल्ड फॉइल में। क्यों सर? क्योंकि गोल्ड क्या होता है, हाईली डक्टाइल एंड मैलिएबल। सुना ना तुमने, हाईली मैलिएबल। डक्टाइल का मतलब तो लंबा पतला वायर में कन्वर्ट करना होता है, मैलिएबल मतलब पतली फॉइल में, पतली शीट में। और जो मेटल्स तो वैसे डक्टाइल और मैलिएबल होते ही हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की खासियत तो ये है, गोल्ड की खासियत तो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा हाईली मैलिएबल है, बहुत पतले शीट में, फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो थिन गोल्ड फॉइल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए यहां पर गोल्ड फॉइल लिया है। सर इसलिए क्यों लिया? क्या थिन होने से कुछ खासियत होगी क्या? बिल्कुल। जब थिन गोल्ड फॉइल होगा तो इसकी, जब तुम, भले ऐसे थिन दिख रहा है वो, लेकिन उसके अंदर अगर तुम थोड़ा सा और झांक के देखो तो एटम के जो लेयर हैं वो क्या होंगे, वो ज्यादा नहीं रहेंगे उसमें, जिस वजह से क्या होगा कि अगर लेयर कम होगी तो एटम के बारे में समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितना पतली चीज लेंगे उतना उसके एटम को समझना या उसको स्टडी करना बाय एक्सपेरिमेंट ईजी हो जाएगा। इसलिए रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया, और गोल्ड फॉइल लेके अब उसके ऊपर कौन सा पार्टिकल को सेंड किया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को सेंड किया। सर अल्फा क्या होता है? अल्फा तो वैसे ग्रीक सिंबल है, जैसे ABCD होता है, वैसे ग्रीक लेटर में, ग्रीक अल्फाबेट में ए जो है, जैसा जहां से ए आया हुआ है इंग्लिश लेटर का, वो अल्फा है। अल्फा को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल नाम भी इसलिए दिया गया उसको कि ना, मतलब एक्चुअली वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, बट है वो क्या, कैसा पार्टिकल एग्जैक्टली क्या है वो? क्या वो बहुत बड़ा पार्टिकल है? नहीं, अल्फा पार्टिकल ऐसा नहीं इतना बड़ा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल, इतना याद रखो कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो बेसिकली अब क्या करने वाले हैं कि रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पतली सी गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उसके ऊपर थ्रो करा। हाथ से फेंका क्या सर? नहीं यार, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते, तभी तो समा पाएंगे, पेनिट्रेट कर पाएंगे। सो दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया, बॉम्बार्ड करा। तो हाथ से तो नहीं थ्रो कर सकते, तो ऐसे सेटअप्स होते हैं जो तुम 11th या 12th में जो है उसको डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा, या फिर ये कहो तो वहां पर शूट करा, किसके ऊपर, ये जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, पतले गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, ताकि जो कुछ एटम की लेयर है उसमें से वो गोल्ड फॉइल, जो अल्फा पार्टिकल है, वो वहां से जैसे भी निकले या जो भी बिहेव करे, उसी बिहेवियर को क्या करा जाएगा, उसी बिहेवियर को नोटिस करा जाएगा, और उसी से एटम का अंदाजा लगाया जाएगा, या फिर रुदरफोर्ड ने उसी से एटम का अंदाजा लगाया। सर ये ग्रीन वाली क्या चीज दिखाई है यहाँ पर? ये चाहे जो भी कलर दिया हो, बट इट इज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल ऐसा तो नहीं कि दिखेगा हाँ ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो वो जहां भी जाएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वहां पर क्या बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा, निशान दिखेगा कि हाँ यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आया है। इसलिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो रखा गया ताकि डिटेक्ट हो सके, डिटेक्टर की तरह रखा गया उसको। सो वो हमारे एक्सपेरिमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता डिटेक्ट करने के, लेकिन उसी का यूज होगा, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है वो,
फिलहाल वो सब जाने दो, तुमको ध्यान देना यहां पर इस वाले पार्ट में कि जितने अल्फा पार्टिकल यहां से भेजे गए उसमें से वो पार्टिकल्स कैसे बिहेव करे, क्या सीधे निकल गए या कहीं यहां वहां गए, और उससे क्या कंक्लूजन निकाला रुदरफोर्ड बाबू ने, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओहो क्या बात है, सारी चीज आ गई यहां पर, तो एक ही बार में आ गई। तो फिलहाल यहां पर ना देखें, फिलहाल जो है अभी यहां पर देखें, ठीक है। क्या है देखो, ये थिन गोल्ड फॉइल, थिन है तभी भी देखो कितने एटम के लेयर दिखा रहे हैं यहां पर। तो ये गोल्ड फॉइल का ऐसे समझो ऐसे रखा हुआ है, और अब इसकी ये जो पतलापन है वो यहां पर है, और उसी में देखो कितने एटम के लेयर है। और अल्फा पार्टिकल जो यहां से आ रहा है, देखो यहां से अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है, जो पॉजिटिव पार्टिकल, वो देखो कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए, ऐसे डायरेक्ट निकल गए बिना किसी से डरे, डायरेक्ट आ गए। कुछ पार्टिकल्स है जो यहां वहां बेंड हो गए, तिरछे थोड़ा सा यहां वहां क्या हो गए, बेंड हो गए। एंड देयर आर सम पार्टिकल्स जो क्या हुए, देखो बाउंस होके पीछे की तरफ, ठीक है। और देखो ये तो बिल्कुल बाउंस होके यहां से चला गया, देखो आया और सीधे टकरा के डायरेक्ट रिटर्न, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर जो अल्फा पार्टिकल्स का था, उससे क्या बातें निकल के आई एटम के बारे में, वो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। सर ये मत देखना, ऑब्जर्वेशन देखना। क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी अल्फा जो हमारे रुदरफोर्ड बाबू थे उन्होंने। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। पहला बात क्या देखा गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, तुम ये इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए, दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। देख सकते हो ये सीधा आया और सीधा निकल गया, सीधा आया सीधा निकल गया, स्ट्रेट पास हो गया। तो यही देखा गया पहली पॉइंट में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है। मतलब कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं, एज इफ कि बीच में कुछ है ही नहीं यहां पर, इस तरीके से यहां पर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करा रुदरफोर्ड ने, ठीक है। एटम के बारे में क्या हुआ वो तो हम देखेंगे, पहले ये देख लो क्या क्या देखा गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तुम देख सकते हो देयर आर सम अल्फा पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, देखो यहां पर ये अल्फा पार्टिकल आया, छोटे थोड़े से एंगल से ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके मैं और ड्रॉ कर देता हूं, इसमें कम दिखाएगा। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, चलो सही बात है, थोड़े बड़े एंगल से। देखो यहाँ पर जैसे ये भी डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा इस तरफ आ गया, ये डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ गया। सो सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, बाय स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पर क्या क्या बातें देखी गई है, पहले हम वो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, है ना। तो पहला क्या बोला गया कि जितने अल्फा पार्टिकल पास करे गए, ऐसा नहीं कि 150 अल्फा पार्टिकल पास करे गए, मतलब हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल्स पास करे गए गोल्ड फॉइल से। उसमें से क्या देखा गया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा मोड़ा बेंड होके इधर उधर से, जैसे यहां बेंड हुए टकराए, इधर हो आगे, इधर थोड़ा सा बेंड होके ऐसे आ गए, ये बेंड होके यहां जा रहे हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े मोड़े एंगल से बेंड हुए। और तीसरा क्या बताया गया, सरप्राइजिंगली क्या देखा गया, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल अपीयर्ड टू रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब पता है तुमको, है ना, जैसे हम कैरम में खेलते हैं टकाक रिवर्स लेते हैं ना, रीबाउंड, रीबाउंड मतलब एकदम उसी रास्ते से वापस आना, टकराया और फिर आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000, मतलब अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं तो उसमें चांस है, बाय चांस एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा, ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए कि 12,000 में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी। मतलब बताया जा रहा है कि देयर आर वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। कैसा बिहेवियर, कि वो जिस रास्ते से गए थे बिल्कुल टकरा के उस रास्ते से वापस आ गए। क्या बात है सर, ठीक है। सो दिस इज अ थर्ड ऑब्जर्वेशन मेड बाय रुदरफोर्ड। पहला क्या है सर, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी बेंडिंग। सेकेंड क्या है, सम अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, थोड़े मोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड क्या है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल गॉट रीबाउंड, आए टकराए
भाग गए उसी रास्ते, थोड़ा इधर उधर बेंड नहीं, सीधा 180 डिग्री से बाउंड हुए। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? 3 पॉइंट्स तो हो गए, कंक्लूजन पॉइंट्स क्या है, मतलब इससे क्या कंक्लूड करा रुदरफोर्ड ने कि एटम के बारे में क्या पता लगा इससे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो हो गया, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन ये निकाला कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे क्या मतलब निकल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मतलब पहली बात तो यही ना, अगर पहला बात क्या देखा गया यहां पर कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है अगर वो इन एटम से, गोल्ड फॉइल का एटम्स है, अगर इन एटम से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल जा रहे हैं तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि एटम के अंदर खाली जगह होगी, तभी ऐसा हो रहा है। और अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल रहे हैं मतलब एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, वो खाली है। इससे ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन तो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, है ना। अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं मतलब सीधी सी बात है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, सम पार्टिकल्स यहां देखा गया ना, सेकेंड चीज क्या दिखेगी, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, यहां वहां बेंड हो गए थोड़े से, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर बहुत कम स्पेस में है। सर इससे कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज कम स्पेस में है? तुम खुद ही समझो कि अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल आके और बेंड होके जा रहा है थोड़े मोड़े एंगल से, इसका मतलब यह है कि वो जरूर किसी ना किसी पॉजिटिव से ही के आसपास ही वो एनकाउंटर हुआ होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव को दूसरा पॉजिटिव ही क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है ना, लाइक चार्ज ही रिपेल्शन होती है। तो यहां पर जो ये बेंडिंग हो रही है थोड़ी मोड़ी, इससे क्या पता लग रहा है कि शायद ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भले हमको नहीं पता लेकिन शायद ये किसी पॉजिटिव चार्ज से ही बेंड हुआ। पर क्योंकि यहां पर यह कहा गया था कि ये जो डिफ्लेक्शन है, जो थोड़ी मोटी डिफ्लेक्शन हुई है स्मॉल एंगल से, इसके लिए कितने अल्फा पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल्स थे क्या? नहीं, सम अल्फा पार्टिकल्स। तो मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं इसलिए वो एटम के अंदर बहुत कम ऐसा स्पेस है जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस बात को समझ लो, समझो क्या बताया जा रहा है। पहली चीज, कैसे देखो साइंटिस्ट लोग कैसे अपने दिमाग का या कैसे अपनी लॉजिक को यूज करते हैं कि पहला क्या देखा गया है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, आए मतलब देख ही नहीं रहे गोल्ड फॉइल है, सीधा पास होकर निकल गया। इससे क्या पता लग रहा है कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे कर रहे हैं मतलब एटम के अंदर स्पेस ज्यादातर क्या है, खाली है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही लेयर है यार, कई लेयर है, फिर भी अगर एटम मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जा रहा है मतलब एटम का ज्यादातर स्पेस कैसा है, खाली है। पहली चीज निकल गई। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर बेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए कंक्लूजन क्या बोला कि बेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और वो डिफ्लेक्ट करेंगे तो वो दूसरे पॉजिटिव की वजह से ही कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, पर क्योंकि फ्यू पार्टिकल्स आर शोइंग सच काइंड ऑफ बेंडिंग, इसका मतलब वो बहुत कम स्पेस के अंदर वो पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन निकाल दिया। थर्ड क्या बोला गया, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, है ना, वो रीबाउंड जो हमने कहा है कि, और वो कितने पार्टिकल्स हो रहे थे, 12,000 में से एक की चांस है ऐसा होगा कि जो 180 डिग्री से रीबाउंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ गोल्ड फॉइल वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब क्या बताया गया कि एटम का अगर रीबाउंड हो रहा है, समझो मैं भाग के आ रहा हूं और कोई बंदा खड़ा है, यहां पर एक बंदा खड़ा है, मान लो भाग के आ रहा हूं, ये भाग के आया और टकरा, बहुत तेज भाग रहा हूं, मैं यहां स्लोमो दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, मैं बहुत तेज भाग रहा हूं। तो ये भाग रहा हूं मैं और इतनी तेज से भाग के आया और टकरा के उस बंदे से मैं वापस पीछे आ गया
वापस पीछे की तरफ गिर गया अगर मान लो, तो बंदे के अंदर कितना ताकत होगा, कितना वजन होगा उसके अंदर, कितना हैवी होगा, है ना, टकरा के वापस चला गया। तो यहां यही बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो टकरा के वापस जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है अगर वो रिपेल मतलब टकरा के बैक जा रहा है, इसका मतलब वो एटम के अंदर वो जिससे टकराया होगा ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी डिफ्लेक्शन हो रही थी। पर यहां रीबाउंस क्यों हुआ? क्योंकि एकदम सेंटर से टकराया होगा, एकदम हेड ऑन कॉलिजन हुआ होगा, तिरछा इधर उधर नहीं टकराया, एकदम सीधे टकराया, एकदम बीच में आके टकराया होगा। और टकरा के वापस जाने का मतलब ये कितना हैवी होगा, मतलब एटम के अंदर जिस पार्ट से ये टकराया है अल्फा पार्टिकल वो कितना हैवी होगा। सो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है और वो मास भी उसके अंदर बहुत सारा है। मतलब ये बोला गया कि एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा स्पेस ऐसा है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज भी है और सारा मास भी है एटम का। बहुत छोटा सा कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर स्पेस तो खाली है एटम का और हेड ऑन कोलिजन होने के लिए बस 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा कर रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब एटम के अंदर का वो जो पार्ट है जहां से ये हुआ है जिस वजह से, वो बहुत छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकाला यहां पर? एटम मैक्सिमम खाली है, मैक्सिमम खाली है। ठीक है, दूसरी बात, एटम के अंदर बहुत छोटा स्पेस ऐसा है जहां पॉजिटिव चार्ज है। तीसरी बात, एटम के अंदर बहुत छोटा ऐसा स्पेस है जहां पर सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। सेकंड क्या बताया गया था? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज एट वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है। पर यहां पर यह पता लग गया कि तीसरे पॉइंट में कि अगर बहुत कम पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन करके जा रहा है, मतलब सारा मास एटम का और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से पॉइंट में है। अब तुम खुद सोचो लॉजिकली, कोई साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, तुम खुद सोचो कि अगर एटम स्पेरिकल है तो वो छोटा सा पॉइंट लॉजिकली सिमेट्रिकली कहाँ होना चाहिए? सेंटर में। मतलब एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास इस छोटे से पॉइंट में लोकेटेड है, बाकी सब जगह क्या है? खाली है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला फाइनली वो देखते हैं। मतलब फाइनली अब क्या बताया गया एटम के बारे में। ठीक है, रुदरफोर्ड ने क्या बताया वो देखते हैं। यस, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल मतलब न्यूक्लियस के बारे में यहां बताया गया। रुदरफोर्ड इज अ डिस्कवरर, या ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया पहली बार? तो रुदरफोर्ड थे। तो न्यूक्लियर मॉडल जो है एटम का वो रुदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करा। जो फैक्ट है हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रुदरफोर्ड, याद रखना। ठीक है, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है वो इंट्रोड्यूस करा। क्या क्या पॉइंट्स थे यहां पर? There is a positive charge center. There is a positively charged center in an atom called the nucleus. ठीक है, एटम में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये। और क्या बोला गया है? नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। एटम का लगभग सारा मास कहां पर होता है? उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है सर, ये क्या है पता लगेगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब इससे पहले तो थॉमसन बाबू ने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर हैं और वो कहां पर होंगे? वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये तुक्का कैसे मार दिया इन्होंने? ये तुक्का ऐसे मार दिया कि इनकी मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे सन के अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही लॉजिक से इन्होंने कहा कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स तो ये देख लिया कि भाई सेंटर में सारा मास सारा पॉजिटिव चार्ज है, उस सेंटर को तो इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो थॉमसन ने बताया था उसके बारे में क्या कर दिया इन्होंने? बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज के आसपास में ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ये घूमते हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह क्या बात है। और वो भी कैसे? वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और क्या बताया गया कि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एटम। थर्ड वाले पॉइंट से तो हमको बात क्लियर हो गई थी कंक्लूजन में कि जो न्यूक्लियस की साइज, ये तब भी बहुत काफ़ी बड़ा दिखाया है इसमें न्यूक्लियस,
मान लो अगर इतना बड़ा एटम है, अगर मान लो ये एटम है, तो इसके सामने जो न्यूक्लियस की साइज है वो देखो, वो इससे भी छोटी है। ठीक है, मतलब सोचो एटम का ज़्यादातर स्पेस जो है कितना खाली है, और सारा मास एटम का, लगभग सारा मास कहाँ पर है, इसी सेंटर में, सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइड में घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बात तो हमने यहाँ पर देख ली। रुदरफोर्ड, जो हमारे रुदरफोर्ड बाबू की काफ़ी बातें यहाँ सही लग रही है, काफ़ी लॉजिकल लग रही है, और हमको एटम का जो पता है आज की डेट में वैसी ही लग रही है। लेकिन कुछ कमियां थी इनकी मॉडल में जो हम यहाँ पर देखेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे सर, देख लो। द ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, सॉरी the orbital revolution of electron is not expected to be stable। मतलब रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो एटम, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है वो देखो कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वो स्टेबल नहीं होगा वो मोशन। क्यों नहीं होगा? एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, कोई भी अगर पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration during acceleration। अब ये कैसे acceleration हो गया? तुमने अगर मोशन चैप्टर पढ़ा तो समझ में आएगा। acceleration मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड है तो कभी 3 हो जाए, कभी 2.5, वो जरूरी नहीं है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम भी रही, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड ही लगातार रही, लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। गॉट माई पॉइंट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको कांस्टेंट रखने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना चाहिए, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्शन सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, भले ही मैग्नीट्यूड फिक्स है 2 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज, तो वहाँ ये कहा जाएगा कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। अब देखो यहाँ डायरेक्शन सर्कुलर मोशन है, अरे यहाँ डायरेक्शन ये है, जब इधर आ जाएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो डायरेक्शन ये है ना। तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में कहाँ डायरेक्शन फिक्स है, स्ट्रेट थोड़ी जा रहा है। तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, वेलोसिटी बदलती जा रही है। अगर वेलोसिटी बदलती जा रही है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियोरी, ठीक है, उस टाइम के बहुत जाने माने साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करेगा। अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, मैं पार्टिकल नहीं बोल रहा, कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन वुड गो एक्सेलरेशन, है ना। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट, सिर्फ पार्टिकल नहीं, नॉर्मल पार्टिकल नहीं, ऐसा कोई पार्टिकल जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, और अगर उसकी एनर्जी उसमें से निकलती जा रही है, उसमें से अगर लाइट निकलती जा रही है, एनर्जी निकलती जा रही है, रेडिएशन निकलते जा रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और फाइनली वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर इतनी छोटी हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में समा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा उसको, अपने अंदर ले लेगा, है ना। वही बताया गया। Thus revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable। अगर ऐसा है, ये होने में, पता है अगर ऐसा होगा ना तो ये होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड में, और एटम स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब न्यूक्लियस में चला गया, कहाँ बचा एटम। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको पता है एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्लैंक थियरी की वायलेशन को कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, रुदरफोर्ड अपने इस वाले गलती को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि बहुत सारी बातें सही बताई है बंदे ने, थोड़ा सैल्यूट तो बनता है, ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. हमको ये पता है एटम स्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब रुदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं समा जा रहा है ना. वी नो दैट कि एटम्स आर स्टेबल, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. और इसको, इस चीज को सेटिस्फाई करा एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है नील बोर. बोर्स एटॉमिक मॉडल. अब बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बहुत सारी फैक्ट्स हम कब पढ़ेंगे, 11th में. यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी हियर. थोड़ी सी बात समझेंगे जितना हमको 9th में काम आएगा. ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं. इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रुदरफोर्ड, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम. क्या डाला बोर्स एटॉमिक मॉडल में, नील बोर ने क्या बताया, बहुत सारी बातें बताई, बट हमको बहुत सिंपल तरीके से उसके पोस्टुलेट को बताया गया. ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट. ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. एटम के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, मान लो जहां जगह मिली वहां पर रिवॉल्व करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता. ठीक है, वो बहुत ही वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होती है, बहुत ही वेल डिफाइंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं उनको. और उन ऑर्बिट्स में जब वो घूमते हैं, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वो सेंटर से फिक्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, बहुत ही स्पेसिफिक डिस्टेंस है, जहां पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो कोई एनर्जी लूज नहीं होती. सर क्या इसको डिटेल में बताओगे, अभी नहीं, दिस विल बी डन इन 11th क्लास. ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसके ऊपर डिटेल आपको चाहिए तो. ठीक है, सो यहां पर क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, दे रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, स्पेशल ऑर्बिट्स, एंड वेयर दे डू नॉट रेडिएट एनी ऑफ द एनर्जी. दूसरी बात, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है. दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स KLMN, है ना. तो अब क्या है, जैसे पहली ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, K शेल बोलते हैं. दूसरी ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, L ऑर्बिट कहते हैं, है ना. थर्ड वाले को M, फोर्थ वाले को नाम दिया गया है N, बस ऐसे नाम दिया, K से स्टार्ट होता है, तो याद रखना. देखो यहां पर ऑर्बिट के बारे में दिखाया भी गया है. सो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो या तो ये पहली ऑर्बिट में हो सकते हैं, यानी n=1, जिसको K ऑर्बिट कहा जाता है, K शेल. सेकेंड वाले ऑर्बिट को या शेल को L शेल बोलते हैं, जहां पर n=2, सेकेंड ऑर्बिट. थर्ड के लिए M और फोर्थ के लिए N एंड सो ऑन. ठीक है, और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो इस तरीके से नील बोर ने, अब ये सर ये तो ऐसे ही बस बोल दिया तो फिर चलेगा, पोस्टुलेट का डिटेल भी है, बट आई एम सेइंग कि ये हमको अभी 9th में नहीं पढ़ना. और ऐसा नहीं कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें भी लिमिटेशन है, बट वो सब चीज़ें तुम पढ़ोगे 11th क्लास में. ठीक है, सो इसी के साथ गाइस अपना ये चैप्टर होता है समाप्त. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. बाय बाय बाय. जाओ पढ़ाई करो.